हेलो बच्चों, वेलकम बैक। चलो, आज क्या पढ़ने वाले हम जीवन में? एक नया टॉपिक, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लेक्चर नंबर 5। और टॉपिक्स पढ़ने वाला है यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। चैप्टर 1 में हमने जब लास्ट लेक्चर लिया था, फोर्थ, उसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट यूज पढ़ा था। क्या था वो फर्स्ट यूज? वी कैन चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एनी फिजिकल इक्वेशन। याद आया कुछ? तो वो हमने पढ़ा था कि कोई फिजिकल इक्वेशन, कोई फॉर्मूला हमको दिया है, तो वो फॉर्मूला सही है या गलत है हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन होगा उसको एलएचएस होगी, आरएचएस होगी, हम एलएचएस आरएचएस का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करेंगे। जो दोनों सेम होंगे तो जो इक्वेशन होगा, फॉर्मूला होगा, वो डायमेंशनली करेक्ट होगा, नहीं होगा तो वो डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। तो आज के लेक्चर में हम और दो यूज पढ़ने वाले हैं और कुछ एग्जाम्पल एक्सरसाइज गिनने वाले हैं, के न्यूमेरिकल्स गिनने वाले हैं। लेकिन इससे पहले सेट हो जाओ, बिल्कुल वन सिटिंग में पूरा लेक्चर देखना है। और जो ये लेक्चर देखना है और आगे के लेक्चर नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर्स देख लो, उसके बाद ही ये लेक्चर स्टार्ट करना, बरोबर है? और एक बात, आपके फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, आपके नेटिव्स में जो लोग हैं, जो रूरल एरिया में आते हैं, वहां पे आप ये लेक्चर सेंड कर सकते हो, इसकी लिंक आप शेयर कर सकते हो कि जिससे वो बच्चे भी यहाँ पे एडवांटेज ले सके। चलो, बिना टाइम लॉस किए आगे बढ़ते हैं। चलो, यूज नंबर टू ध्यान रहे क्या है? वी कैन डिड्यूस द रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। बट डायमेंशनल एनालिसिस हम क्या कर सकते हैं? वी कैन डिड्यूस या वी कैन ऑब्टेन द रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है, चलो समझ लेते हैं। भाई मान लो कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है z, कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है क्या है, z। z जो है वो a पे डिपेंड करती है, b पे डिपेंड करती है, c पे डिपेंड करती है। तो z का फॉर्मूला मुझको चाहिए एबीसी के फॉर्म में। z का फॉर्मूला किसके फॉर्म में? एबीसी। लेकिन मुझको यह पता नहीं है कि a के स्क्वायर के प्रपोर्शन में होगा या इनवर्स प्रपोर्शन में होगा, b के कौन से प्रपोर्शन में होगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन में होगा, इनवर्स प्रपोर्शन में होगा। मान लो कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो उसके स्क्वायर के प्रपोर्शन में होगा या स्क्वायर रूट के प्रपोर्शन में होगा। मतलब कोई, मुझको सिर्फ इतना पता है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी है z, वो एबीसी पे डिपेंड करती है। लेकिन वो एबीसी के साथ कैसे रिलेट करेगी, कितनी पावर पे डिपेंड करेगी, डायरेक्ट प्रपोर्शन में करेगी या इनवर्स प्रपोर्शन में करेगी, तो वो मुझको कुछ आइडिया है नहीं। तो वो मुझको कौन देगा? वो मुझको देगा डायमेंशनल एनालिसिस, बरोबर है? तो हम ये पढ़ेंगे आज यूज। और ध्यान रखना, स्टार्ट कर रहे हैं हम कहां से? चैप्टर के टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल नंबर 1.5 से, और फिर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ी। तो पढ़ो ध्यान से। क्या है? कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on its length, its mass of bob, and acceleration of gravity g. Derive the expression for its time period using method of dimension. देखो भाई, हमको क्या बोला है कि एक सिंपल पेंडुलम है। मतलब मैं आपको बता देता हूं, चलो सिंपल पेंडुलम क्या है। ये रहा एक सिंपल पेंडुलम। वह सिंपल पेंडुलम में एक स्ट्रिंग होती है जिसको एक रिजिड सपोर्ट से यहाँ पे सस्पेंड की है, और उसका जो फ्री हैंड है वहां पे एक बॉब, मतलब कोई स्फेरिकल, कोई स्मॉल यहाँ पे स्फीयर यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, और इसको ऐसे सस्पेंड करके फिर एक साइड में डिफ्लेक्ट करके छोड़ देंगे। तो ये क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है। इसको बोलेंगे सिंपल पेंडुलम, और वो क्या कर रहा है? ऑसिलेशन कर रहा है। So what is the time period? But what is the definition of time period? Time period is time taken to complete one revolution or one oscillation. So when this bob starts from here and comes back at same position, it takes some time. तो वो टाइम को बोलेंगे टाइम पीरियड। हमने इसको यहां से छोड़ दिया, वापस यहां पे आया, तो यहां से यहां पे जाने में आया तो एक ऑसिलेशन हुआ। एक ऑसिलेशन में जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। तो चलो हम गेस करते हैं कि भाई टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा। तो मैंने सबसे पहले सोच लिया कि भाई हो सकता है कि ये जो बॉब है, ये हमने यहाँ पे सस्पेंड किया है, उसका मास अलग अलग होगा। ये लाइट वेट होगा, हैवी होगा, तो ऑसिलेशन अलग अलग होंगे। ऐसा मैं सोच रहा हूं, है नहीं है वो मुझको पता नहीं है,
लेकिन मैं ऐसी एक प्रोबेबिलिटी यहां पे सोच रहा हूं, एक पॉसिबिलिटी है कि भाई हो सकता है कि इसका टाइम पीरियड इसके मास पे डिपेंड कर सकता है। करेगा नहीं करेगा मैं श्योर नहीं हूं। दूसरा, चलो मैं लेंथ पे सोचता हूं कि भाई लेंथ इतनी लंबी रखी मैंने और उसको ऑसिलेशन करवाता हूं, तो ये ऑसिलेशन कर रहा है, और मैंने उसकी लेंथ छोटी कर दी, मैंने उसकी लेंथ क्या कर दी, छोटी, और ऑसिलेशन कर रहा है। तो क्या दोनों सेम स्पीड से हो रहा है? नहीं, जब लंबी थी तब धीरे धीरे हो रहा है, मतलब इट टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, तो वहां पे टाइम पीरियड ज्यादा होगा, बरोबर है। और दूसरा भी हम ये भी सोच सकते हैं कि भाई टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करेगा। तीसरा, मैं ये सोच सकता हूं कि मान लो कि ये सिंपल पेंडुलम को लेके मैं मून पे चला गया, तो मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से थोड़ी डिफरेंट है, और हमको पता है कि वो अब नीचे आ रहा है, तो उसको नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑब्वियसली। तो जो ग्रेविटी चेंज हो जाएगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, तो इसके ऑसिलेशन की जो स्पीड है, बराबर है, वो भी स्लो या फास्ट हो जाएगी, वो हमको पता नहीं है। तो हमने एक यहां पे पॉसिबिलिटी सोची क्या, कि भाई टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर सकता है। तो एक तो जो सिंपल पेंडुलम है उसकी लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, या तो फिर जो बॉब हमने टाइट किया है उस पे डिपेंड कर सकता है, उसके मास पे डिपेंड कर सकता है, या तो फिर एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर सकता है। तो हमको टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो देखो, कौन कौन डिपेंड कर रहा है? टाइम पीरियड। भाई यहां पे डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड, तो मैं लिखूंगा टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? भाई एक तो लेंथ पे, तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, जो डिपेंड कर रहा है तो हम प्रपोर्शन रखते हैं, आपको याद होना चाहिए, तो टी प्रोपोर्शनल टू एल। मास पे डिपेंड कर रहा है, जी पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कैसे डिपेंड कर रहा है हमको पता नहीं है, कितनी पावर पे। तो मैंने लिख दिया इसकी ए पावर, इसकी बी पावर और इसकी सी पावर पे। एबीसी कौन है भाई? एबीसी पावर है, तो ऑब्वियसली एबीसी बिलोंग्स टू आर होंगे, कोई भी रियल नंबर होगा। तो यहां पे मैंने पॉसिबिलिटी सोची कि टाइम पीरियड लेंथ मास जी पे डिपेंड करता है, लेकिन कितनी पावर पे, कैसे डिपेंड करता है, मुझको पता नहीं है, इसलिए मैंने इसकी ए पावर लिखी, इसकी बी पावर लिखी, इसकी सी पावर लिख दी, बराबर है। ओके, अभी क्या करेंगे भाई? प्रपोर्शन आपने पढ़ा होगा, प्रपोर्शन दूर करेंगे तो यहां पे क्या आएगा? डायमेंशनलेस कांस्टेंट, और वो होगा एल की ए पावर, एम की बी पावर, जी की सी पावर, इक्वेशन नंबर 1, वेयर हियर के इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। के कौन है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। अभी ध्यान रखना आप, ये जो मेथड है उसकी एक लिमिटेशन है। डायमेंशनल एनालिसिस के हम यूज पढ़ रहे हैं, साथ में आपको लिमिटेशन भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाते जाऊंगा। यूज मतलब उससे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन मतलब क्या है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस से क्या नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज कि मैंने यहां पे टी इन पे प्रपोर्शन लिया, लेकिन यहां पे जब मैं प्रपोर्शन दूर करके कोई कांस्टेंट लाऊंगा, तो ये कांस्टेंट कंपलसरी डायमेंशन लेस होना चाहिए। एक कांस्टेंट के क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस होना चाहिए, तभी ये मेथड यूज हो पाएगी। इफ के इज नॉट अ डायमेंशन लेस, देन दिस मेथड विल नॉट बी यूज्ड। क्लियर हो गया? ओके, तो हमने यहां पे लिख दिया ये डिपेंडेंट था, मैंने प्रपोर्शन दूर किया तो के आया। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, बाय सब्स्टिट्यूटिंग डायमेंशंस, भाई मैं यहां पे डायमेंशन लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? डायमेंशंस। चलो यहां पे डायमेंशन लिखेंगे, तो टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या है भाई? टाइम पीरियड का डायमेंशन है m0 l0 t1। के का तो डायमेंशन है नहीं। लेंथ, भाई लेंथ का क्या होता है? m0 l1 t0। ये जीरो वाले टर्म नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं अभी लिख रहा हूं। मास क्या है? m1 l0 t0, और g क्या है? m0 l1 t-2 की सी पावर। तो चलो इसको थोड़ा ठीक से लिख दे, तो m0 l0 t1, m की a जीरो पावर, m की b पावर, m की c पावर। मैं देखना यहां पे डायरेक्ट, यहां पे m की क्या पावर होगी? जीरो। यहां पे m की क्या होगी? सिर्फ b पावर होगी, और यहां पे जीरो, तो सिर्फ m की b पावर ही रही l की। भाई l की यहां पे क्या होगी? a, यहां पे क्या होगी? जीरो, यहां पे क्या होगी? c, तो l की पावर हो गई a प्लस सी। l की a, l की जीरो, l की c, तो l की a प्लस सी हो गई। और t की बात करेंगे तो t की जीरो पावर, t की जीरो पावर, t की -2c पावर हो गया। तो हमने ये इक्वेशन को
यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया। या तो आप पहले इसको पावर करो और फिर वो पावर को ऐड करो तो भी चलेगा, लेकिन मैंने दोनों साइड एमएलटी का वन वन टर्म कर दिया। अभी क्या करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स। दोनों साइड पावर को क्या करेंगे, कंपेयरिंग पावर, दोनों साइड पावर को कंपेयर कर लेंगे। चलो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, m की b पावर m की 0 पावर, इट मींस b इज इक्वल टू 0। m की b पावर m की 0 पावर मतलब हो गया कि b इज 0। t की पावर को इक्वेट करो, t की -2c है और t की 1 पावर है। देखो मैं b l की भी कर सकता था, लेकिन l में दो वेरिएबल है, a और c दो वेरिएबल है, इसलिए यहां पर एक वेरिएबल है, तो सबसे पहले उसको कंपेयर कर देंगे जिसमें एक वेरिएबल है। तो t की -2c पावर इज इक्वल टू 1, इट मींस c इज इक्वल टू -1/2 हो सकता है, बराबर है। चलो l की a प्लस सी, l की पावर क्या है a प्लस सी, और l की यहां पे क्या है 0 पावर, सो a, c क्या हो गया -1/2 इज इक्वल टू 0, therefore a is equal to 1/2। क्लियर हो गया, हो गया। तो देखो हमने ए बी सी फाइंड कर दिए, और अभी फाइंड करेंगे टाइम पीरियड। therefore फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, तो यहां पे भाई इक्वेशन 1 आपका ये रहा था, उसमें वैल्यू रख देते हैं। चलो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t इज इक्वल टू के। एल की क्या पावर है, एल की ए पावर, ए क्या फाइंड किया आपने 1/2 फाइंड किया। m की क्या पावर थी भाई, m की b पावर थी, b और b आपने 0 फाइंड किया, और g की c पावर थी, c आपने -1/2 फाइंड किया। अभी देखो यहाँ पे m की 0 पावर, उसका मतलब कोई किसी भी चीज की 0 पावर होगी तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू के, l की 1/2 पावर और g की 1/2, लेकिन -1/2 इसलिए हम इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे, और इसको ठीक से लिखना है तो इसको ठीक से लिखेंगे तो k हमको पता है कि भाई स्क्वायर रूट 1/2 पावर, 1/2 पावर मतलब कौन, स्क्वायर रूट। क्लियर हो गया। तो देखो हमको एक रिलेशन मिल गया। हमने क्या सोचा था कि भाई टाइम पीरियड मास पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, जी पे डिपेंड करता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस ने हमको कंक्लूजन दे दिया पूरा कि नहीं भाई, टाइम पीरियड मास पे डिपेंडेंट नहीं है ना। अब बॉब का मास कोई भी रखो, टाइम पीरियड पे कोई चीज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन वो लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में भी लेंथ के स्क्वायर रूट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। पावर कितनी होगी वो भी दे दिया, जी के इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा, लेकिन स्क्वायर रूट के इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा, बराबर है। तो ये मिल गया, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन एक और भी है। क्या यहां पर एक लिमिटेशन क्या पड़ी, कि जो ये के डायमेंशन लेस होगा तभी ये मेथड यूज हो पाएगी। लेकिन यहां पर देखो तो एक और है कि ये के क्या है, के की वैल्यू क्या है। भाई के की कोई वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, लेकिन जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसकी एक और लिमिटेशन है कि वो आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं देगा कि फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला किस फॉर्म में आएगा वो आपको आइडिया देगा। क्योंकि जो कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या है, तो इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस। उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। आप लेंथ लो, टाइम पीरियड मेजर करो, अर्थ का ग्रेविटेशन तो जी है ही, और ये सब करके आप मेजर करोगे तो आपको के की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली 2π मिलती है। ये आपको बोला है कि के इतने लो तो लेना है, नहीं लेना है तो यहीं पे आके आंसर छोड़ दो, चलेगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि एक्सपेरिमेंटली क्या होगा, के इज इक्वल टू 2π हो जाएगा। तो आपका टाइम पीरियड हो गया 2π अंडर रूट एल बाय जी। क्या हो गया, टी इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाय जी, याद रखना। क्लियर हो गया। तो डायमेंशनल एनालिसिस ने हमको दे दिया कि भाई टाइम पीरियड जो मास लेंथ जी पे हमने सोचा था, तो वो सब पे डिपेंड नहीं करता, वो एल और जी पे डिपेंड करता है, और कैसे डिपेंड करता है वो भी हमको मिल गया। क्लियर। तो ये आपकी स्कूल की एग्जाम में मोस्ट आईएमपी है, आ सकता है, और ये मेथड भी मोस्ट आईएमपी है। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके सबसे पहले क्या कर लेते हैं, थोड़ा सेव कर लेते हैं। सेव करेंगे तो चला नहीं जाएगा, काम आएगा। आगे पढ़ो, दूसरा एक सेम क्वेश्चन मैंने लिखा है। इफ स्पीड v ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस h डिपेंड्स ऑन इट्स मास m, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एंड डिस्टेंस h, ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। फ्री फॉल किसको बोलते हैं, तो ये पेन है, उसको मैं यहां से छोड़ देता हूं।
पेन को मैं यहां से छोड़ देता हूं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, और उसको फोर्स कौन सा लगेगा, ग्रेविटी का, तो वो उसको बोलते हैं फ्री फॉलिंग। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। तो इसको मैं यहां से छोड़ रहा हूं तो उसकी इनिशियल स्पीड होगी 0, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएगा उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। तो मान लो कि यहां से मैंने उसको छोड़ा था और यहां पे पहुंचा, मतलब h डिस्टेंस कवर किया उसने, तब उसकी स्पीड क्या होगी, तब उसकी स्पीड v होगी। और वो किस पे डिपेंड करेगी, तो चलो हमने फिर से एक बार सोच लिया कि वो स्पीड जो है v इस पे डिपेंड करेगी। तो यहां पे लिखा हमने मास पे, उसके ये पेन का मास क्या शायद करेगी नहीं करेगी वो बात का एक आर्ग्यूमेंट है, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि मास पे, ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन पे और डिस्टेंस पे कर रही है, तो हमको स्पीड का फॉर्मूला चाहिए। चलो डायरेक्ट भाई, v कौन है, स्पीड, तो स्पीड किसके प्रपोर्शन में, स्पीड एक मास की a पावर सोच लेते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की b पावर सोच लेते हैं, और हाइट की c पावर सोच लेते हैं। वेलोसिटी इस पे डिपेंड करेगी, कितनी पावर पे वो तो पता नहीं है, लेकिन मुझको ये पता है कि दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज विच आर बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। ओके चलो प्रोपोर्शन दूर करेंगे तो क्या आ जाएगा, k m की a पावर, g की b पावर, h की c पावर, इक्वेशन नंबर 1, वेयर k इज अ डायमेंशनलेस, k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्या आएगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। चलो अभी क्या करेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूटिंग डायमेंशन, भाई यहां पे डायमेंशन रखूंगा मैं यहां पे। चलो ये कौन है, स्पीड, स्पीड का डायमेंशन क्या होता है, m0 l1 t-1। k जो है उसको तो डायमेंशन होगा नहीं। अभी बात करेंगे मास, अभी मैं जीरो वाले स्टेप नहीं लिखूंगा, सिर्फ m1। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसका क्या होगा, m0 l1 t-2, लेकिन उसकी b पावर है तो b पावर लिखनी पड़ेगी। h कौन है, हाइट, तो उसका l1 लिखेंगे तो उसका c पावर आ गया। चलो इसको ठीक से लिख देंगे तो m0 l1 t-1, इसको ठीक से लिखेंगे तो m की a पावर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो l की b, t की -2b। अरे रे रे, यहाँ पे b आएगा, यहाँ पे b आएगा, और l की यहाँ पे c पावर। चलो इसको ठीक से लिखे तो m की 0 पावर, l की 1 पावर, t की -1 पावर, m की 1 पावर। l के यहाँ पे दो टर्म्स है, देखो b और c, तो l की पावर हो जाएगी b प्लस c, और t की हो जाएगी -2b। चलो अभी क्या करेंगे, अभी दोनों साइड कंपेयर कर देंगे, कंपेयरिंग पावर। चलो पावर्स उसके कंपेयरिंग करेंगे। चलो क्या होगा, m की 0 पावर, m की a पावर, इट मींस a इज इक्वल टू 0। t का पावर देखो भाई, t की -2b, t की -1, तो ये हो गया -2b इज इक्वल टू -1, इट मींस b इज इक्वल टू 1/2। b इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। और l की पावर देख लो भाई, l की पावर क्या है, b प्लस सी, l की पावर क्या है, b प्लस सी, और l की यहाँ पे 1, तो b प्लस सी इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, b लिख देते हैं 1/2, प्लस c इज इक्वल टू 1, तो c आपका हो गया 1 माइनस 1/2, तो c आपको मिल जाएगा 1/2। क्लियर हो गया आपको, तो देखो आपको abc मिल गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बोलो तो, v इज इक्वल टू k m की a पावर, a तो 0 है, g की, भाई g की कितनी पावर थी, b पावर, और वो है 1/2, और h की भी 1/2। भाई देखो दोनों 1/2 है, तो m की 0 पावर तो वो क्या हो गया, वो तो 1 हो गया। सो v इज इक्वल टू k, ये gh दोनों की 1/2 पावर, तो मैं एक साथ लिख देता हूं, लेकिन हमको पता है कि 1/2 पावर इज अ स्क्वायर रूट। तो देखो हमको एक फॉर्म मिल गया कि भाई v इज इक्वल टू k अंडर रूट जी एच, द स्पीड ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी आफ्टर कवरिंग h डिस्टेंस, v इज इक्वल टू k अंडर रूट जी एच, वेयर g इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो वो मास पे डिपेंड नहीं करता है, बरोबर है। k क्या है भाई, वो तो आप एक्सपेरिमेंटली फाइंड करना पड़ेगा आपको, बरोबर है। वैसे रूट 2 होता है, लेकिन चलेगा, हम यहां पे छोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट देखो दूसरा एक लिखा है, इफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरिंग वायर। भाई आपको पता होना चाहिए कि जो करंट, जिसमें करंट फ्लो रहा है, वो वायर थोड़ी देर के बाद गर्म होता है। क्यों, क्योंकि करंट के कारण वहां पे जूल
हीट प्रोड्यूस होती है, वो क्या है आप 11th-12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, बराबर है। तो याद रखो कि कोई करंट कैरिंग वायर है उसमें हीट प्रोड्यूस होगी तो उसका सिंबल है H, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन करंट पासिंग थ्रू इट, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर एंड द टाइम ऑफ करंट पासिंग, ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ हीट। तो चलो फिर से, कौन डिपेंड कर रहा है भाई? डिपेंड कर रहा है हीट प्रोपोर्शनल टू किस पे? तो एक तो करंट पे डिपेंड करेगा तो करंट की A पावर, फिर रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा तो उसकी B पावर, और टाइम पे डिपेंड करेगा तो उसकी C पावर। तो यहां पे लिख सकते हैं कि ABC बिलोंग्स टू R। चलो प्रोपोर्शन दूर करेंगे तो यहां पे क्या होगा? H इज इक्वल टू K, I की A पावर, R की B पावर, T की C पावर, इक्वेशन नंबर 1, वेर K कौन है भाई? K इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। क्लियर हो गया ये? चलो तो फिर यहां पे लिखते हैं क्या करेंगे भाई? पुटिंग डायमेंशंस, दोनों साइड हम क्या करेंगे? डायमेंशन रख देंगे। H मतलब कौन? हीट, हीट मतलब कौन? हीट एनर्जी, M1 L2 T-2। K तो डायमेंशनलेस है। A हो गया करंट, करंट का होगा A1 और A पावर। रेजिस्टेंस क्या होगा? M1 L2 T-3 A-2। पता नहीं है तो देख लो, वो टेबल था उसमें। और T कौन है? टाइम, बट टाइम का डायमेंशन होगा T1 की C पावर। चलो यहां पे लिखते हैं, ये हो गया M1 L2 T-2। A को लिख देता हूं 0, क्योंकि यहां पर A है इसलिए यहां पे लिखना पड़ेगा। यहां पे देख लेते हैं, देखो अभी बार बार लंबे लंबे स्टेप नहीं लिखेंगे, एक ही बार में इक्वेशन लिख देंगे। देखो M से स्टार्ट करेंगे, M यहां पर नहीं है, यहां पर M है, तो M की क्या पावर होगी? B, और दूसरा M है नहीं, मतलब M की पावर हो जाएगी B। फिर नंबर आता है L का, L को देखते देखते जाते हैं, L L L L L, हाँ ये रहा 2B, और दूसरी जगह पे L है नहीं, मतलब L हो गया 2B। फिर आया T, यहां पे देख के जाएंगे तो T क्या होगा? -3B प्लस C, और A को देखने जाएंगे तो यहां पर A है A, और यहां पे -2B, तो ये -2B आ जाएगा। समझे? A की 1A पावर और A की -2B पावर, ये दोनों का A-2B हो जाएगा। हो गया? देखो तो यहां पे क्या करेंगे? अभी कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स। चलो पावर, तो M की B पावर, M की 1 पावर, तो B आपको क्या मिल गया? सबसे पहले ही 1। M से आपको B1 मिल गया, तो L की पावर कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे 2B और 2, वो तो B1 ही होगा, लेकिन अभी इसकी पावर कंपेयर करते हैं। भाई T की पावर क्या है? T की पावर है -3B प्लस C, और यहाँ पे T की पावर क्या है? -2। तो यहाँ पे 1 लिखा आपने, तो -3 प्लस C इज इक्वल टू -2, तो C इज इक्वल टू क्या हो गया? ये ऑपोजिट जाएगा तो 1। चलो ये हो गया। अभी A की पावर कंपेयर करो, भाई A की पावर क्या है? यहाँ पे A-2B, और यहाँ पे क्या है? 0, तो A-2B आपका 0 हो जाएगा, B आपका 1 है, तो ये 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो A क्या हो गया आपका? 2 हो गया। तो देखो आपको ABC मिल गया। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, H इज इक्वल टू K IRT। भाई I की क्या पावर थी? A आपको क्या मिला? 2। रेजिस्टेंस की B पावर थी, और B आपको कितना मिला? 1, और टाइम की C पावर थी, वो भी आपको 1 मिला। तो आपका फॉर्मूला आ गया H इज इक्वल टू I² RT। आपको पता होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली K आपको 1 मिलेगा, मैंने कर लिया, आप सिर्फ इतना याद रखो। तो H इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला मिल गया I² RT। क्लियर हो गया? तो ये मेथड से एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड्स करती है, तो उनके बीच का रिलेशन क्या है वो हम फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो इसको सेव कर लेते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई? एक यूज नंबर 3, ये क्या है? अरे 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 अरे, यूज नंबर 3, ये यूज 3 है भाई। फर्स्ट यूज क्या था? वी कैन
चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन, सेकंड क्या था, वी कैन ऑब्टेन द रिलेशन अमॉन्ग द फिजिकल क्वांटिटी, एंड नाउ द थर्ड यूज, with the help of dimensional analysis we can obtain the relation between two different units of two different unit systems. याद रखो, तो कोई एक सिंपल चीज है, देखो कि मास जो है, मास उसको हम केजी में भी मेजर करते हैं, ग्राम में भी मेजर करते हैं। तो मैं आपको वहां पे पूछूंगा, हमको पता है कि केजी इज अ एमकेएस यूनिट, केजी इज अ एमकेएस यूनिट एंड ग्राम इज अ सीजीएस यूनिट। तो मैं आपको पूछूंगा कि भाई एक केजी, 1 केजी मतलब कितने ग्राम, आप फट से बोल दोगे 1000 ग्राम, है ना। 1 केजी मतलब कितने ग्राम, तो आप बोल दोगे 1000 ग्राम। क्यों? आपको रिलेशन पता है। मैं आपको बोलूंगा एमकेएस में लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और सीजीएस में सेंटीमीटर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मीटर एंड सेकंड? यू डायरेक्टली से 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बिकॉज वी नो। लेकिन अभी मैं आपको पूछता हूं कि भाई ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन एमकेएस यूनिट न्यूटन एंड सीजीएस यूनिट डाइन ऑफ फोर्स। भाई हमको पता होना चाहिए कि जो फोर्स है उसका एमकेएस यूनिट क्या है, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट क्या है, डाइन। तो वो दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, तो वो आपको पता नहीं है। आपको मास का पता है, लेंथ का पता है ना। तो जो आपको वो पता है, तो डायमेंशनल एनालिसिस यूज करके आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के दो डिफरेंट यूनिट सिस्टम के जो यूनिट्स है उनके बीच का रिलेशन गेन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको आना चाहिए डायमेंशंस ऑफ फोर्स। भाई फोर्स के डायमेंशन आपको आना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा यहां पे फोर्स के डायमेंशन, m1 l1 t-2, बराबर है। तो देखो मैं यहां पे कंपैरिजन करता हूं। भाई यहां पे मैं लिखता हूं एमकेएस सिस्टम, यहां पे जो यूनिट्स लिखूंगा वो मैं एमकेएस में लिखूंगा, और यहां पे लिखूंगा वो मैं सीजीएस सिस्टम में लिखूंगा, सीजीएस सिस्टम। चलो एमकेएस में क्या होगा, भाई एमकेएस में लिखते हैं, चलो एक बार m1 l1 t-2, इसको इक्वेट करना है सीजीएस के साथ। फॉर्मेट में सेम रखूंगा, फॉर्मेट में सेम रखूंगा। ये 1 1 -2, मैंने यहां पे 1 1 -2 रख दिया। अभी सोचो कि एमकेएस में आपका एम कौन था, एम इज अ मास, और वो था केजी में। लेकिन यहां पे सीजीएस में आपको एम लिखना है, तो मैं ये बोलूंगा तो चलेगा कि भाई 1 केजी इज इक्वल टू 1 ग्राम, 1 केजी इज इक्वल टू 1 ग्राम? नहीं चलेगा। यहां पे मुझको कंपलसरी लिखना पड़ेगा 10⁻3, बिकॉज 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो सीजीएस में एम लिखना है तो 1000 लिखना पड़ेगा इसको कंपेयर करने के लिए। एमकेएस में लेंथ मीटर है, तो यहां पे मीटर की जगह पे सेंटीमीटर होगा, लेकिन सेंटीमीटर मतलब क्या, 100 सेंटीमीटर, 10⁻2 सेंटीमीटर। और टाइम तो यहां भी टाइम था, यहां पर भी टाइम ही है, तो इसको 0, दोनों सेम ही है। एमकेएस में भी टाइम का यूनिट सेकंड था, सीजीएस में भी सेकंड है। ओके, तो यहां पे ठीक से इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻3 इंटू 10 की पावर पहले ले लेते हैं, 3 1 3, यहां पे हो जाएगा 10⁻2, यहां पे हो जाएगा 10⁻0, और ये हो गया m1 l1 t-2। तो ये सॉरी यहां पे 0 होगा, 0 इंटू -2 0, तो ये फाइनल हो गया 10⁵ हो गया। तो यहां पर लिखेंगे ये कौन सा यूनिट था, ये कौन सा यूनिट था, ये कौन सा यूनिट था, एमकेएस। तो एमकेएस में फोर्स का यूनिट था न्यूटन, और सीजीएस में फोर्स का यूनिट आ गया कौन, डाइन। So we got the relation between MKS and CGS units of force. 1 न्यूटन is equal to 10⁵ डाइन। इजी है, आना चाहिए, बरोबर है। चलो सेम क्वेश्चन ये है, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन MKS यूनिट जूल एंड CGS यूनिट अर्ग ऑफ वर्क। तो सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, भाई वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l2 t-2। हम यहां पे लिख देंगे, चलो ये था MKS, ये था CGS, यहां पे फॉर्मूला हो गया m1 l2 t-2। उसको इक्वेट करना है तो हमने यहां पे फॉर्मेट रेडी कर लिया m1 l2 t-2 का। यहां का m, यहां का m, लेकिन 10⁻3m, यहां का l, यहां का 10⁻2l, क्योंकि ये मीटर में होगा, ये सेंटीमीटर में होगा। और टाइम तो दोनों में सेकंड में तो सेम आएगा। इसको ठीक से लिखेंगे तो 10⁻3 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻0, और यहां पे हो जाएगा m1 l2 t-2। तो ये हो गया 10⁻7।
लेकिन एमकेएस में उसका यूनिट क्या है, तो एमकेएस में इसका यूनिट है जूल और सीजीएस में उसका यूनिट हो गया अर्ग. नो, वी हैव द रिलेशन बिटवीन एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, joule and erg. 1 joule is equal to 10⁷ erg, और फॉर फोर्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइंग. क्लियर हो गया? तो इतना तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए. बराबर है? तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन रिलेट टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स. बराबर है? अभी थोड़ा इसमें कुछ तूफानी करते हैं. क्या करते हैं? कुछ तूफानी. सबसे पहले मैं इसको सेव कर दूं, फिर हम कुछ नया सीखते हैं. समझना ध्यान से, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा. देखो यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करनी चाहिए मुझको. एक स्लाइड भाई मुझको चाहिए यहाँ पे. इसको समझाने से पहले मैं एक स्लाइड ऐड कर देता हूं. कहां पर? यहां पर. ओके ओके ओके. इसको क्या करना है? डिलीट करना है. कहां से करूं भाई? ओके, ये रहा डिलीट. नहीं ओके, चलो तो फिर आगे समझना ध्यान से. अभी यूनिट चेंज करते हैं. अभी यूनिट चेंज करते हैं. बरोबर है? ध्यान रखना भाई, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अभी ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, समझना ध्यान से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए. मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी, भाई कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसका मुझको मेजरमेंट लिखना है. सपोज एक्स, मैंने एक स्ट्रिंग थी या एक रोप था, वो रोप की मैंने लेंथ मेजर की, तो मैं क्या लिखूंगा? उसका वैल्यू लिखूंगा. सपोज 50, लेकिन 50 क्या? किलोमीटर, सेंटीमीटर. तो मुझको बाजू में लिखना क्या पड़ेगा? यूनिट. कोई भी मेजरमेंट को शो करने के लिए मुझको एक वैल्यू लिखनी पड़ेगी और बाजू में एक यूनिट लिखना पड़ेगा. मतलब N1 is the value and U1 is the unit. तो ये बोलेंगे जो आपने मेजरमेंट लिया उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड बोलेंगे, और ये होगा आपका यूनिट. क्लियर हो गया? तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि सपोज लेंथ, मुझको एक स्ट्रिंग की लेंथ मेजर करनी है, तो हमको क्लियर होना चाहिए कि 50 मीटर, ये मैंने लिखा. तो 50 इज द वैल्यू एंड m इज अ मीटर, मीटर इज अ यूनिट. तो इसको, ये आपका वैल्यू हो गया, ये आपका यूनिट हो गया. क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता भाई, दिस इज 5000 सेंटीमीटर? क्या ऐसा लिख सकता हूं? 50 मीटर लिखा या 5000 सेंटीमीटर, क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता. बराबर. लेकिन यहां पर देखो, मैंने यूनिट चेंज कर दिया. यूनिट जो मीटर था वो अभी सेंटीमीटर हो गया. आपका यूनिट पहले से छोटा हो गया. मीटर था, उसका यूनिट छोटा हो गया, सेंटीमीटर हो गया. तो वैल्यू जो 50 थी वो अभी 5000 हो गई. लेकिन आपको जो मिलेगा, लेंथ मिलेगा, वो तो सेम ही मिलेगा. सिंपल चीज है कि चलो मैं एक सिंपल चीज आपको एग्जांपल देता हूं कि आप किसी प्रोविजन स्टोर पे जाके बोलते कि भाई मुझको रोप चाहिए 50 मीटर लेंथ वाली, है ना. तो वो क्या करेगा? एक मीटर पट्टी लाएगा, एक मीटर स्केल होगा, और वो मीटर स्केल से आपको रोप 50 टाइम्स मेजर करके देगा. लेकिन उसके पास 50 मीटर की स्केल नहीं, 1 मीटर का स्केल नहीं था, तो उससे 1 सेंटीमीटर था. सोचो यार, ऐसा प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन सोचो कि 1 सेंटीमीटर का उसके पास स्केल है, तो वो रोप आपको मेजर करके आपको देना चाहता है, तो उसको 5000 टाइम्स मेजर करके देना पड़ेगा. आप क्या चेंज हो गया? यूनिट चेंज हो गया. मीटर की जगह पे यूनिट हो गया सेंटीमीटर. तो जो वैल्यू पहले 50 टाइम मेजर होती थी वो अभी 5000 टाइम मेजर हो जाएगी, है ना. तो ये भी एक वैल्यू ही है, ये भी एक वैल्यू है, और ये एक नया यूनिट है. तो हम बोल सकते हैं कि दिस वन इज N1 U1. एक यूनिट सिस्टम थी U1 जिसमें वैल्यू आ रही थी N1. तो दूसरी यूनिट सिस्टम है U2 जिसमें वैल्यू आ रही है N2. लेकिन जो मेजरमेंट होगा वो मेजरमेंट तो दोनों के लिए सेम ही होगा. यूनिट चेंज हो रहा है, लेकिन वैल्यू, यूनिट चेंज होगा तो वैल्यू भी चेंज होगी, लेकिन उसका जो टोटल मेजरमेंट है वो तो सेम का सेम रहेगा. याद रखो. तो हम यहां पे बोलते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए उसका मैग्नीट्यूड, वैल्यू और यूनिट, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. और कांस्टेंट रहेगा तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट. सिंपल चीज है. आपका यूनिट छोटा होगा तो वैल्यू बड़ी होगी, आपका यूनिट बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी. दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन. क्लियर हो गया?
ये आपको होना चाहिए क्लियर। तो चलो आगे मैं थोड़ा समझाता हूं आपको। सपोज in new unit system new unit system न्यू यूनिट सिस्टम, ध्यान से समझने का ट्राई करो, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। यूनिट ऑफ लेंथ is 10 meter. Then what is the value of 80 meter length, 80 meter in न्यू यूनिट सिस्टम? और ये कैसा मजाक? देखो समझो, अभी एक नई यूनिट सिस्टम मैंने बनाई है। मानो कि पूरी जो अर्थ है वो डिस्ट्रॉय हो गई और एक नए तरीके से अर्थ बनी, उसमें हमने एक नई सिस्टम डेवलप की। अभी मैं आपको पूछता हूं ओल्ड यूनिट सिस्टम कि भाई लेंथ का यूनिट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? मीटर, है ना। लेकिन मैं कल से बोल देता हूं कि भाई किसी को लेंथ का यूनिट मीटर नहीं बोलना है, लेंथ का यूनिट अब से बोलोगे 10 मीटर। तो ये 10 मीटर जो है, 10 मीटर, उसमें मीटर यूनिट है और 10 वैल्यू है, ऐसा नहीं है। ये पूरा एक यूनिट ही है, 10 मीटर। ओल्ड सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या था? मीटर, है ना। और न्यू यूनिट सिस्टम में कोई मुझको पूछेगा कि लेंथ का यूनिट क्या है, तो अभी होगा 10 मीटर। तो ओल्ड यूनिट सिस्टम में 80 मीटर लेंथ हमने मेजर की थी, 80 मीटर। उसमें 80 वैल्यू थी, 80 क्या थी? वैल्यू। और मीटर कौन था? यूनिट था। 80 वैल्यू थी, मीटर कौन था? यूनिट था। तो एज पर ओल्ड यूनिट सिस्टम भाई उसमें मेजरमेंट क्या रहा था? बोलो तो, लेंथ का मेजरमेंट क्या था? भाई ओल्ड यूनिट सिस्टम में 80 मीटर, मतलब 80 कौन है? वैल्यू, और मीटर कौन है? यूनिट। लेकिन इन न्यू यूनिट सिस्टम भाई अभी आपकी लेंथ क्या हो जाएगी? अभी आपकी लेंथ हो जाएगी 10 मीटर। समझो, according to old unit system 80 was a value and meter was a unit, but in new unit system 8 is a value and 10 मीटर। हमने नया यूनिट डिफाइन किया लेंथ का नया यूनिट क्या है? 10 मीटर। तो 80 मीटर को मुझको क्या बोलना पड़ेगा? 80 मीटर अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिस्टम। लेकिन न्यू यूनिट सिस्टम में 8 10 मीटर। क्लियर हो गया? तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो ये नए यूनिट सिस्टम में हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। तो आप उसका मैग्नीट्यूड देखो, सिंपल चीज है। यूनिट आपका मीटर की जगह पे 10 मीटर हो गया, तो वैल्यू 80 की जगह पे 8 हो गई। यूनिट 10 टाइम्स हो गया, तो वैल्यू 10th पार्ट की हो गई। याद रखो, इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट जितने टाइम्स होगा वैल्यू उतने पार्ट की हो जाएगी, यूनिट जितने पार्ट का हो जाएगा वैल्यू उतने टाइम्स हो जाएगी। क्लियर? ये क्लियर होना चाहिए। ऐसे एमसीक्यू आएंगे। ये भी कैसे सॉल्व आउट करते हैं वो हम डायमेंशनल एनालिसिस से सीखेंगे। कैसे? डायमेंशनल एनालिसिस से सीखेंगे। ओके, तो चलो इसके एग्जांपल देते हैं। पहले इसको थोड़ा स्टोर कर दो भाई, लाइट की बहुत प्रॉब्लम अभी जा रही है बार बार, तो क्या लिखा हुआ चला ना जाए। चलो समझो ध्यान से। इन न्यू यूनिट सिस्टम यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर 10 kg, 10 मीटर एंड 0.1 सेकेंड। समझो, पुराना यूनिट सिस्टम था, उसमें कोई मुझको पूछेगा कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास, तो मैं बोलूंगा केजी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो मैं बोलूंगा मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम, तो मैं बोलूंगा सेकेंड। बट it is declared that now onwards we applying new system, and according to new system the unit of mass is taken 10 kg, unit of length is 10 meter, second का टाइम का क्या है? 0.1 सेकेंड। तो what is the new unit of फोर्स? तो एक चीज समझाता हूं आपको। सबसे पहले ये समझो कि भाई आपका न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन क्या था? भाई न्यूटन था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
मतलब जब आपका मास केजी में था, लेंथ मीटर में थी, टाइम सेकंड में था, तो ये कंबाइंड होके बनाता था न्यूटन। लेकिन अभी मास केजी में ना रहा, केजी केजी ना रहा, मीटर मीटर ना रहा, सेकंड सेकंड ना रही, ये सारे चेंज हो गई। केजी हो गया 10 केजी, मीटर हो गया 10 मीटर, सेकंड हो गई 0.1 सेकंड। तो फिर न्यूटन अभी न्यूटन नहीं रहेगा, वो भी कितने न्यूटन हो जाएगा, 10 की सम पावर न्यूटन। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आना चाहिए। वे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1l1t-2, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो न्यू यूनिट, चलो न्यू यूनिट फॉर्मूला करते हैं, डिश 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 m1l1t-2। चलो अभी अभी यहां पे क्या लिखूं, मैं यहां पे क्या लिखूं, m नहीं भाई, m नहीं, m तो पहले था 1 केजी, लेकिन अभी 10 है तो 10 केजी करना पड़ेगा। फिर मीटर था 10 मीटर, तो यहां पे मुझको 10 l करना पड़ेगा। और टाइम था 0.1 सेकेंड, तो ये मुझको 10⁻⁻1 t करना पड़ेगा। देखा सब दे, 0.1 10⁻⁻1 हो जाएगा, पक्का। चलो तो इसको ठीक से लिखे, तो 10⁻1, ये 10⁻1 हो गया, 10⁻2 हो गया, और ये हो गया m1l1t-2। तो देखो बच्चों, यहां पे ये हो गया 10⁻4, हो ना। तो ये न्यू यूनिट सिस्टम है, इसको क्या बोलूंगा भाई, ये तो था आपका न्यूटन, तो ये हो गया न्यूटन। तो इन न्यू यूनिट सिस्टम, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, इट बिकेम 10⁻4 न्यूटन। याद रखो, जब मास केजी में था, लेंथ मीटर में थी, टाइम सेकंड में था, तब न्यूटन ये था। लेकिन मास अभी हो गया 10 केजी, 10 मीटर, 0.1 सेकेंड, तो अब ये न्यूटन नहीं रहेगा, वो 10⁻4 न्यूटन हो जाएगा। सो दिस इज द न्यू यूनिट ऑफ फोर्स इन अ न्यू यूनिट सिस्टम। क्लियर हो गया? ओके, तो ये तो क्या बना, न्यू यूनिट बना, न्यू यूनिट ऑफ फोर्स। लेकिन मुझको तो वैल्यू भी फाइंड करनी है। व्हाट विल बी द न्यू वैल्यू ऑफ 500 न्यूटन? भाई ये आपका 500 इन ओल्ड सिस्टम, भाई ओल्ड सिस्टम में 500 न्यूटन, वो आपका कौन था, ये आपका N1 था और ये आपका U2 था। आपको अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट सिस्टम चाहिए, अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट सिस्टम, तो मैं यहां पे लिखूंगा N2U2 इज इक्वल टू N1U1, N2U2 इज इक्वल टू N1U1। चलो यहां पे तो N2 तो मुझको फाइंड करना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट सिस्टम, भाई न्यू यूनिट सिस्टम में न्यूटन नहीं है, वो हो गया 10⁻4 न्यूटन। ओल्ड सिस्टम में N1U, अरे ये 1 है, तो ओल्ड सिस्टम में ये कौन है, 500 न्यूटन। अरे इसको इक्वल करना है, इसको इक्वल करना है, बीच में इक्वल आएगा ना भाई, तो इज इक्वल हो गया। तो देखो न्यूटन चला गया, इसको नीचे भेज देंगे, तो N2 हो गया 500 अपॉन 10⁻4, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। या तो इसको बोल सकते हैं 0.05, नहीं न्यूटन नहीं बोल सकते, इसको यूनिट बोल सकते हैं, एक नया यूनिट। क्लियर हो गया? तो उसकी वैल्यू हो गई, पक्का। तो N2U2 इज इक्वल टू N1U1, तो N2 आपको फाइंड करना, ये हो गया 10⁻4 न्यूटन, ये होगा 500 न्यूटन, न्यूटन चला गया, 500 अपॉन 10⁻4, ये ऊपर जाएगा तो -4, 5 इंटू 10⁻2, तो वैल्यू आ गई 0.05। क्लियर हो गया? देखो उसका यूनिट 10,000 टाइम्स हो गया, यूनिट जो पहले न्यूटन था उसका 10,000 टाइम्स हो गया, तो उसकी वैल्यू जो थी उसकी 10,000 पार्ट की हो गई। तो ये तो आप डायरेक्ट गिन सकते हो, बरोबर है, लिखने की भी इसमें तो जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप ठीक से प्रैक्टिस करोगे तो। नेक्स्ट, चलो ऐसा दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं अभी। इन अ न्यू यूनिट सिस्टम, यूनिट्स ऑफ मास, length and time are 10 gram, 1 centimeter and 10 second respectively. But what are the new unit of mass? It is a 10 gram. Length का क्या है भाई, लेंथ का 1 सेंटीमीटर, क्या है 1 सेंटीमीटर। एंड टाइम का क्या है न्यू यूनिट, इट इज अ 10 सेकेंड। ओके, व्हाट इज द न्यू यूनिट इन जूल ऑफ वर्क? भाई वर्क का यूनिट फाइंड करना है और जूल में करना है।
तो हमको पता होना चाहिए कि भाई जूल वर्क का यूनिट क्या है, वर्क का यूनिट क्या है, जूल, और जूल इज अ एमकेएस यूनिट। जूल क्या है, एमकेएस यूनिट। और ये सारे तो सीजीएस देख रहे हैं, तो हम क्या करना पड़ेगा, इन सबको हमको एमकेएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 10⁻²² kg हो गया, ये हो गया 10⁻²² मीटर हो गया, और ये तो सेकंड है तो सेकंड ही रहेगा, बराबर है। तो हमको फाइंड करना है न्यू यूनिट, न्यू यूनिट। चलो यहां पे भाई वर्क का फॉर्मूला क्या है, m1L2T-2। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1L2T-2। और हमको न्यू यूनिट चाहिए, तो जो फॉर्मेट है वो तो बनता है, जैसे जैसे फॉर्मेट है वैसे ही हमको लिख देना है। तो m1L2T-2। m1 जो 10 ग्राम था उसको भी ऐसे लिखेंगे, तो ये हो गया 10⁻²m। लेंथ आपकी 10⁻² मीटर की जगह पे हम लिख देंगे -2l, और ये लिखेंगे 10⁻1t। टाइम, न्यू यूनिट ऑफ टाइम इज 10 सेकेंड। ओके, तो इसको ठीक से लिखेंगे तो 10⁻² इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻²। ये हो गया m1L2T-2। तो ये बन गया 10 की कितनी पावर, -8 पावर, और ये आपका यूनिट था, कौन था यूनिट, जूल। तो समझो आपका जूल, जूल कब था भाई, जूल आपका जूल कब था पता है, जब मास का यूनिट केजी था, लेंथ का यूनिट मीटर था, और टाइम का यूनिट सेकंड था। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड एज पर ओल्ड यूनिट सिस्टम जूल होता था, लेकिन आपका नया यूनिट बन गया अभी 10 ग्राम, मतलब 10⁻² kg। डिस्टेंस हो गया 10⁻² मीटर, और टाइम हो गया 10 सेकंड। तो आपका जूल अभी जूल नहीं रहेगा, जूल बन गया 10⁻8 जूल। ये न्यू यूनिट हो गया, बराबर है। चलो अभी आपको और भी पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1000 जूल। भाई 1000 जूल की वैल्यू क्या होगी वो हमको फाइंड करना है। तो हमको पता है इन ओल्ड यूनिट सिस्टम, ओल्ड यूनिट सिस्टम वैल्यू क्या थी, 1000 जूल, मतलब ये आपका N1 था, ये आपका U1 था। लेकिन एज पर न्यू यूनिट सिस्टम, एज पर न्यू यूनिट सिस्टम, देखो तो यहां पे मैं क्या लिखूं, N2U2 इज इक्वल टू N1U1। N2 भाई नए यूनिट सिस्टम में जो वैल्यू होगी वो तो आपको फाइंड करनी है। आपको U2 चाहिए, तो U2 क्या है नए, अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट सिस्टम 10⁻⁻8 जूल। N1 क्या था, 1000। N2 क्या था, जूल, जूल जूल निकल गया, तो आपकी वैल्यू आ गई 1000/10⁻8 हो गई। ये यूपर जाएगा तो 10⁻3 इंटू 10⁻8 इज इक्वल टू 10⁻11। तो देखो आपके वर्क, जो वर्क था 1000 जूल न्यू यूनिट ओल्ड यूनिट सिस्टम में, अभी नए यूनिट सिस्टम में ये ऐसा आ गया। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, N2 इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगी पता है भाई, N2 वैल्यू होगी 10⁻8, सॉरी 11, 10 क्या होगा 11, है ना। तो 10⁻11। लेकिन देखो तो इसको मुझको वैल्यू लिखनी है, वर्क क्या होगा, तो एज पर ओल्ड सिस्टम में क्या लिखता, ओल्ड सिस्टम में मैं क्या लिखता पता है, देखना समझना ध्यान से, यहां पे समझ जाओगे आप। 1000 और जूल ये ओल्ड सिस्टम, लेकिन न्यू सिस्टम में लिखना है, न्यू सिस्टम। तो मैं क्या लिखूंगा पता है, वैल्यू हो गई 10⁻11, लेकिन जूल आपका जूल नहीं रहा, जूल आपका हो गया 10⁻⁻8 जूल। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आ जाएगा, मतलब यूनिट बड़ा करो छोटा करो तो वैल्यू छोटी या बड़ी होगी, लेकिन जो मेजरमेंट है वो तो सेम का सेम रहेगा। चलो इसको हम क्या करते हैं, पहले तो सेव कर लेते हैं ना। पढ़ो ध्यान से, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल एक्सरसाइज का, अरे एक्सरसाइज का कौन सा है 1.3, एक्सरसाइज का 1.3 पढ़ो ध्यान से। A calorie is a unit of heat energy and it's equal to about 4.2 joule, where 1 joule is this। भाई हमको दिया है कि 1 calorie is equal to 4.2 joule and it is 4.2 kg meter square second raised to -2। Suppose MTS system unit of units in which
unit of mass equals alpha kg, unit of length equals beta meter, and unit of time is gamma second. याद रखो कैलोरी की वैल्यू 4.2 जूल कब थी? जब आपका मास केजी में था, लेंथ मीटर में थी, टाइम सेकंड में था। लेकिन अभी आपको बोल दिया कि भाई मास का नया यूनिट बन गया केजी नहीं, अल्फा केजी, लेंथ का नया यूनिट बन गया बीटा मीटर, और टाइम का नया यूनिट बन गया गामा सेकेंड। तो फिर वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट सिस्टम? तो हम यहां पे लिखेंगे भाई हम तो यही फॉर्मूला जानते हैं, N2U2 इज इक्वल टू N1U1। आपके लिए ये N1 था और ये आपका U1 था। तो चलो यहां पे लिखेंगे N2, आपको डायमेंशन तो ये पता ही है, तो वैसे ही मैं यहां पे लिखूं तो N1 ये क्या है 4.2 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड की -2 पावर। तो देखो सेम फॉर्म में यहां पे लिखना है तो मैं लिख दूंगा 1 2 3, इसकी 1 पावर, इसकी 2 पावर, इसकी -2 पावर। आपका केजी केजी नहीं रहा, केजी बन गया अल्फा केजी, आपका बीटा बन गया मीटर बन गया बीटा मीटर, और सेकंड बन गया गामा सेकंड। तो देखो केजी मीटर सेकंड दोनों साइड से निकल जाएंगे पक्का। तो यहां पे बचेगा क्या N2 इंटू अल्फा की 1 पावर, बीटा की 2 पावर, गामा की -2 पावर इज इक्वल टू 4.2। सो द न्यू वैल्यू इज गिवन बाय 4.2। इसको नीचे भेज दो तो अल्फा 1 बीटा 2 गामा की -2 पावर। तो आपका N2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा N2 4.2, अल्फा की -1 पावर, बीटा की -2 पावर और गामा की 2 पावर, ये ऊपर आएगा। तो क्लियर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड सिस्टम आपकी वैल्यू ये थी, यूनिट ये था। अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट सिस्टम आपके यूनिट से हो गए तो वैल्यू N2 ये नहीं रहेगी, ये बन जाएगी। बराबर है, सिंपल है, आना चाहिए। नेक्स्ट, a new unit of length is chosen such that the speed of light in a vacuum is unity। भाई देखो अभी स्पीड क्या है, स्पीड का यूनिट क्या है, स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू ओल्ड यूनिट सिस्टम, अकॉर्डिंग टू ओल्ड यूनिट। बट अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट सिस्टम, अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट सिस्टम, unit of speed is equal to light speed। इसको हमको एक यूनिट पकड़ के चलना है, मतलब ये हो गया आपका C। या तो इसको वैल्यू में लिखना चाहो तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो, लेकिन अभी मैं उसके बोलूंगा C मीटर पर सेकेंड। क्या बोलूंगा? C मीटर पर सेकेंड। हो गया? ओके। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ in the terms of the new unit if the light takes 8 minutes and 20 seconds to cover this distance। भाई चलो मान लेते हैं कि ये एक सन है, ये अपनी अर्थ है, यहां से लाइट आएगा तो उसको ट्रैवल करने में टाइम लगेगा कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस जो होगा वो दोनों के बीच का होगा। तो हमको फॉर्मूला पता है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ, तो हमको पता होना चाहिए भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या? स्पीड इनटू टाइम। तो सबसे पहले क्लैरिफाई कर ले यहां पे कि भाई टाइम क्या होगा। टाइम तो सेकंड में लेना है, लेकिन यहां पे तो मिनट में दिया है और 20 सेकंड दी है, तो ये हो जाएगा 500 सेकंड। क्या हो जाएगा? 500 सेकंड। तो स्पीड क्या लेनी है भाई? स्पीड लेंगे हम लाइट स्पीड। किसकी स्पीड लेंगे? लाइट स्पीड इज अवर यूनिटी, सो इसको बोलेंगे C। और आपका टाइम क्या हो गया? 500 सेकेंड। तो आपका नया यूनिट आ गया, नया वैल्यू आ गया 500 CS। व्हाट इज C? वेर C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। किसी को इसको मीटर में गिनना है, किसी को मीटर में गिनना है तो C की वैल्यू रख सकता है कि भाई C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन समझो इन ओल्ड सिस्टम यूनिट वाज मीटर पर सेकेंड, लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट सिस्टम द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज नॉट मीटर पर सेकेंड, इट इज अ लाइट स्पीड। सो व्हाट इज द लाइट स्पीड? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये पूरा हमारा यूनिट हो गया, ये पूरा हमारा यूनिट है। इसमें 3 × 10⁸ मास नहीं, वैल्यू नहीं है, वो यूनिट ही है उसके साथ। क्लियर हो गया? तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा आपको। चलो ट्राई करोगे,
आ जाएगा, प्रैक्टिस करोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये टेक्स्ट बुक के एमसीक्यूज आ गए, बरोबर ना, टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स है। पढ़ो एक्सरसाइज का 1.1, फिल इन द ब्लैंक द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर 1। भाई क्यूब की जो साइड है उसकी लेंथ क्या दी है 1 सेंटीमीटर, सो वी कैन राइट 10⁻² मीटर, या तो इसको 1 इंटू 10⁻² भी लिख सकते हो। सो वी नीड वॉल्यूम। ओके भाई, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब। तो ये हो गया 1 इंटू 10⁻² का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻6 मीटर क्यूब। ध्यान रहे यहां पे मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूं, ये वैसे कि इसको लिखेंगे 1 और सेंटीमीटर का मीटर होगा 10⁻² मीटर, तो यहां पे करेंगे तो ये वॉल्यूम हो गया, पक्का। ओके, सेकंड, भाई सेकंड क्या है, ध्यान से देखो, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ब्लैंक मिलीमीटर स्क्वायर। भाई जो भी फाइंड करना है मिलीमीटर में करना है। तो एक काम करता हूं मैं, आपको पूछा है सॉलिड सिलेंडर। भाई सॉलिड सिलेंडर मतलब क्या, यहां पर जो सर्कल आएंगे उसको भी एरिया होगा और उसका कर्व्ड एरिया तो होगा ही होगा। मानो कि होलो सिलेंडर होगा, होलो सिलेंडर, तो उसके साइड में जो सर्कल्स है वो नहीं होंगे, लेकिन जो सॉलिड है तो उसके साइड के सर्कल भी होंगे। तो उसका जो सरफेस एरिया फाइंड करना है तो उसका कर्व्ड सरफेस तो होगा ही होगा, कर्व्ड सरफेस, लेकिन साइड के दो सर्कुलर पार्ट भी होंगे। तो यहां पर ये इसकी लेंथ क्या दी है, L दी है, और उसकी रेडियस क्या दी है आपको, R दी है। R क्या दी है आपको, देखो तो ध्यान से, R दिया है आपको 2.0 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो ये 20 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और उसकी लेंथ डिसाइड करोगे, भाई लेंथ क्या है 10.0 सेंटीमीटर, इसको कर दोगे तो ये 100 मिलीमीटर हो जाएगा। नाउ सरफेस एरिया, भाई सरफेस एरिया क्या है, तो टोटल एरिया, टोटल एरिया में क्या क्या आ जाएगा, एक तो उसकी कर्व्ड सरफेस, भाई कर्व्ड सरफेस जो होगी, कर्व्ड सरफेस जो होगी उसका एरिया क्या होगा 2πRL, प्लस जो सर्कुलर होगा, ऐसे दो पार्ट होंगे, एक सर्कल का क्या होगा πr², ऐसे दो सर्कल हो गए तो 2πr²। इसमें से 2πr कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया L प्लस R। चलो इसको ठीक से करें, तो पाई की वैल्यू 3.14, 22/7 भी लिख सकते हो। रेडियस आपके पास है 20, अरे स्क्वायर किसने किया, यहां पे मिलीमीटर ही आएगा, तो यहां पे 20 इंटू ये 100 प्लस 20, तो ये करोगे तो 2 इंटू 3.14 इंटू 20 इंटू 120। इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए। ओके, तो मेरे पास है कैलकुलेटर, ये रहा, मैंने टेबल पे रखा हुआ है। ओके, तो चलो कैलकुलेटर से यूज करके कर देते हैं। 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 120, ये आ गया आपका 15072 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमको लिखना है, तो यहां पर सिर्फ 3 लिख सकते हैं ना, वैसे तो मिनिमम तो 2 ही है ये दोनों, तो इसको लिखना है तो a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻1 2 3 4 पॉइंट कवर किए। ध्यान रखना मैंने सिग्निफिकेंट डिजिट समझाए थे, इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं 2, इसमें सिग्निफिकेंट ये मत देखो, ओरिजिनल देखो, इसमें 2 थे, इसमें 3 थे, तो फाइनल वैल्यू में 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, तो 1 और 2 हो गया, बाकी को निकाल दो, तो ये आपका आंसर आ गया 1.5। हो गया क्लियर। चलो सी, अ व्हीकल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड, speed of vehicle is given 18 kilometer per hour, but we have to find the distance covered by vehicle in 1 second. Okay, so we will convert kilometer per hour into meter per second. Okay, so what is kilometer, it is 1000 meter, and what is hour, it is 3600 second. तो देखो 2 0 निकल गए, 18 2 जा 2 5 जा, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल
इज 5 मीटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना कवर किया? 5 मीटर कवर किया। चलो डी, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लीड। अरे यार ये ऐसे न्यूमेरिकल यहां पे देते क्यों? आपको रिलेटिव डेंसिटी के बारे में तो कुछ पता नहीं होगा। चलो मैं बता देता हूं कि भाई रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी मटेरियल इज अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू डेंसिटी ऑफ मटेरियल टू डेंसिटी ऑफ वाटर। भाई किसी भी मटेरियल की डेंसिटी को वाटर के साथ कंपेयर करोगे तो रिलेटिव डेंसिटी मिलेगी आपको, बरोबर है, ध्यान रखना। तो यहां पर मैं मटेरियल की जगह पे कौन लिख देता हूं? भाई हमको लीड दिया है तो मैं मटेरियल की जगह पे यहां पे क्या लिख दूंगा? लीड लिख दूंगा। यहां पे क्या लिख दूंगा? लीड। तो रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ लीड टू डेंसिटी ऑफ वाटर। अभी क्वेश्चन ये है कि वाटर की डेंसिटी क्या है और डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, समझो। बट डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है वो आपको समझा देता हूं। डेंसिटी इज अ मास पर यूनिट वॉल्यूम। कोई भी सब्सटेंस का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम होगा, उसका जो मास आएगा उसको बोलेंगे डेंसिटी। चलो मान लेते हैं कि एक टैंक है, टैंक, और वो टैंक 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रीथ और 1 मीटर हाइट है उसकी। 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर हाइट वाली एक टैंक है। तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया? 1 मीटर क्यूब। क्या हो गया? 1 मीटर क्यूब। और उसमें हम पूरा भर देते हैं पानी, और जो पानी आया उसको तोल तोल के उसका वेट क्या है, उसका मास क्या है वो मेजर करेंगे, तो आपको मिलेगा 1000 kg। मैं यहां पे लिखता हूं डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, भाई वाटर का डेंसिटी होगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा अभी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और या तो फिर इसको लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर जितना वॉल्यूम रखोगे, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर लेंथ, 1 सेंटीमीटर ब्रीथ, 1 सेंटीमीटर हाइट, तो जो स्मॉल बॉक्स बनेगा उसमें 1 ग्राम पानी आएगा। कितना? 1 ग्राम। ओके, तो ये मैंने वाटर की डेंसिटी लिखी। तो आपको लिखना है डेंसिटी ऑफ लीड, तो मैं यहां पे लिखता हूं बट डेंसिटी ऑफ लीड इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख देता हूं क्या? भाई ये सामने आएगा तो ये कौन है? रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, और ब्रैकेट में लिखता हूं डेंसिटी ऑफ वाटर। चलो, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? 11.3। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? 11.3। और वाटर की डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर आ गया 1.3 इंटू, ओके 1.3 ही है, 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका आंसर आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ये आपका आंसर आ गया ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। और आपको आंसर और भी चाहिए केजी पर मीटर क्यूब में। भाई केजी है तो यहां पे केजी रख देंगे, तो 11.3 इंटू 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो इसको ठीक से लिखना है तो ऐसा लिख सकते हैं 11.3 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। पक्का? तो ये आपको थोड़ा अभी मान लेना पड़ेगा, आप आगे जाके फ्लूइड मैकेनिक्स में ये सब पढ़ने वाले हो, बराबर है। चलो इसको स्टोर कर दे एक बार। नेक्स्ट पढ़ो क्या है आगे। फिल इन द ब्लैंक। ओके, ये तो एकदम इजी है यार। वी हैव टू कन्वर्ट द यूनिट्स इन अनदर यूनिट, अदर यूनिट्स। ओके, एक्सरसाइज इज 1.2। भाई इस एक्सरसाइज का कौन सा 1.2? ओके, व्हाट इज द फर्स्ट? 1 kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड। ओके, तो हमको पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, सेकंड तो सेकंड ही है। भाई इसको ठीक से लिखेंगे तो ये 10⁻³ हो गया, ये 10⁻² और 2 मतलब 10⁻² क्या हो गया? 4 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ठीक से लिख देंगे तो 10⁻7 ग्राम सेंटीमीटर की 2 पावर सेकंड की -2 पावर। तो यहां पे आप ब्लैंक फिल कर सकते हो, ये हो जाएगा 10⁻7। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, 1 मीटर इज इक्वल टू लाइट ईयर। ये नया डेफिनेशन आया, देखा? भाई ध्यान रखना, व्हाट इज अ लाइट ईयर? लाइट ईयर इज अ बिग यूनिट ऑफ डिस्टेंस।
बिग यूनिट ऑफ डिस्टेंस। देखो, हम स्टार्स के बीच का डिस्टेंस, प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस किलोमीटर मीटर में नहीं मेजर कर सकते, वो काफी छोटा यूनिट है। तो उसके लिए हमने एक यूनिट बनाया जिसका नाम है लाइट ईयर। एंड व्हाट इज अ लाइट ईयर? भाई लाइट ईयर मींस व्हाट? लाइट ईयर इक्वल टू डिस्टेंस covered by light in a year in vacuum। याद रखो, लाइट एक साल में, लाइट 1 ईयर में जितना डिस्टेंस वैक्यूम में कवर करेगा उसको बोलेंगे लाइट ईयर। ओके, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है भाई? डिस्टेंस का फॉर्मूला हमको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। ओके, तो डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस लेना है हमको 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर। स्पीड कितनी? तो स्पीड हमको पता है, लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना टाइम? कितना टाइम? एक साल, एक साल, लेकिन सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक साल के दिन कितने? 65। एक साल के दिन कितने? 65। डेज कितने? आवर कितने? हर दिन में कितने आवर होता है? 24। तो 365 डेज मल्टीप्लाई बाय 24, मतलब ये आवर हो गए। और 1 आवर की सेकंड कितनी? 3600। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सेकंड हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसको ठीक से करेंगे कैलकुलेशन, तो मुझको याद है इसलिए मैं लिख देता हूं, आप कर सकते हो। इंटू 10⁸ मीटर, ये आ जाएगा। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू ये। इसको 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट कवर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। याद रखो, तो व्हाट इज 1 लाइट ईयर? बाय लाइट, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। लेकिन आपको यह पूछा है कि 1 लाइट ईयर मतलब कितने मीटर, नहीं पूछा है 1 मीटर मतलब कितने लाइट ईयर। तो मैं यहां पे लिखता हूं 1 मीटर इज इक्वल टू, मीटर को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये नीचे चला जाएगा, तो 1 अपॉन 9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। इसको ठीक से लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 9.46 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.1057 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। इसको ठीक से लिख देंगे तो 1.06 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर हो जाएगा। एक पॉइंट कवर कर लेंगे तो बराबर है, पक्का? देखो, तो ये हमको आ जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं सी पे। भाई सी क्या है? सी हमको फाइंड करना है 3 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितने किलोमीटर पर आवर? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई मीटर का करना है किलोमीटर, मीटर का किलोमीटर, किलोमीटर का जो मीटर करना होता तो किलोमीटर को रिप्लेस करते 1000 मीटर से, लेकिन यहां पे करना पड़ेगा 1/1000 किलोमीटर से। समझे? 1 किलोमीटर में मीटर रखना होता तो 1000 रखते, लेकिन मीटर की जगह पे किलोमीटर रखना है तो 1/1000, और सेकंड की जगह पे आवर रखना है, आवर। तो हमको पता है आवर की जगह पे 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो 1 सेकेंड इज व्हाट? 1/300 आवर। तो ये 3600 आवर, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। चलो इसको ठीक से यहां पे लिखे तो ये क्या हो जाएगा? 3600 का स्क्वायर अपॉन 1000, ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो इसको ठीक से लिखेंगे तो 36 इंटू 36 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 3, ये आ गया 3880, क्योंकि ये 20 है तो स्क्वायर होके 4 हो गया, नीचे 3 है तो एक रह जाएगा, बाकी के निकल जाएंगे। ये हो गया इतने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसको ठीक से लिखेंगे तो 3.9 इंटू 10⁻4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। देखो तो इसमें सिग्निफिकेंट 2 है, 2, तो इसमें मुझको 2 रखने हैं, तो इसको निकाल दूंगा तो ये 3.9 हो जाएगा। बरोबर है? क्लियर हो जाना चाहिए। डी, चलो डी क्या है भाई? आपको जी दिया है, जी की वैल्यू क्या दी है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दिया है। देखो ये वैल्यू आपको दी है,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, उसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर सेकंड और ग्राम। अरे लेकिन यहां पर तो न्यूटन है भाई, न्यूटन फंडामेंटल यूनिट नहीं है, उसको आपको फंडामेंटल में ला देते हैं। चलो, तो न्यूटन आपका फंडामेंटल नहीं है, तो न्यूटन की जगह पे मैं क्या लिखता हूं, ध्यान रखना, न्यूटन की जगह पे लिखूंगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू, ये हो जाएगा मीटर का स्क्वायर और ये हो जाएगा केजी का स्क्वायर। तो इसको ठीक से लिखेंगे, नीचे ऊपर कौन रहेगा, मीटर क्यूब, नीचे कौन रहेगा, 1 केजी और सेकंड का स्क्वायर। हो गया। पहले तो मैंने क्या किया, न्यूटन को फंडामेंटल में लेके आया और मीटर केजी सेकंड में आ गया। अभी मुझको ट्रांसफर करना है सेंटीमीटर सेकंड और ग्राम, एक्सक्यूज मी, तो ये इसमें कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे g इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा और क्यूब, सॉरी क्यूब है तो क्यूब करना पड़ेगा। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम मतलब क्या, 1000 ग्राम, तो 1000 लिख दिया, केजी इज इक्वल 1000 ग्राम, और सेकंड तो सेकंड ही है, मतलब कोई चेंज करना नहीं है वहां पे। तो आपकी जी की वैल्यू अभी क्या हो जाएगी भाई, जी की वैल्यू हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11, 10⁻2 मतलब 2 इंटू 3 6, ये 6 होगा और नीचे 3 है, तो ऊपर आके वो हो जाएगा 10⁻3। पता चला कैसे, 2 3 6 और नीचे 3, 6 - 3 करोगे तो वो 3 हो जाएगा, और आपका यूनिट बन गया सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम सेकंड की स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलो इसको और ठीक से लिख दे, तो हो गया आपका आंसर 6.67 इंटू 10⁻11 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड की -2 पावर, ग्राम की -1 पावर। तो आप यहां पे ब्लैंक में फिल कर सकते हो। क्लियर हो गया। सिर्फ यूनिट कन्वर्जन था, ये आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस के लिए रखे है, आपकी स्कूल की एग्जाम में 1 मार्क्स में भी ये शायद आ सकते हैं। चलो हो गया, नेक्स्ट। ओके, तो खत्म हो गया शायद आज का लेक्चर खत्म हो गया, बरोबर। तो सबसे पहले तो इसको सेव कर लेते एक बार, कहीं चला ना जाए, बरोबर है। चलो, तो आज के लिए सिर्फ इतना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो और कई नई चीजें सीखेंगे। ये आपका टेक्स्ट बुक का सफर खत्म हुआ, उसके सिर्फ कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर लेंगे। लेकिन उसके बाद ये चैप्टर का कॉम्पिटिटिव पार्ट ध्यान में लेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम JEE नीट में क्या आएगा, उसके MCQ गिनेंगे, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बरोबर है। वैसे ये चैप्टर को खत्म नहीं कर देंगे, तो अभी और 4-5 लेक्चर होंगे, तब उसके आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी तो हमको एरर भी पढ़ना है, लेकिन तब तक इसको पढ़ते रहो कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और एक बार बार इसको देखो और फिर दिमाग में सेट कर दो। एक बार सेट हो जाएगा तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा फिर, बरोबर है। फिजिक्स का यही है कि भाई पहली बार सीखना है तो बहुत हार्ड पड़ेगा, है ना, तो लेकिन एक बार मेहनत करके सीखो और दिमाग में फिट कर दो, फिर आपको कभी वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब याद होगा आपको, सब आता होगा, बरोबर है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहना, और सबसे मेन चीज, वीडियो को लाइक करो और सबको शेयर करो, ये लिंक और लोगों को भी एडवांटेज इसका मिलना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय।